अजय एसटी शुक्ला जी, एक्ट की जो धाराएं सवाल लगी। मैंने अभी पूछा शीतल पी सिंह जी से कि सरकार जो इस देश में प्रोक्योरमेंट की हालत है, इस देश में इतनी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर वेयर हाउसेज बनाए जाने की जरूरत है, साइलोज की जरूरत है। लेकिन ऐसे हालात में सरकार एमएसपी गारंटी कानून किसानों को जो उनका वाजिब हक है वो दे पाएगी, या देने का कोई आश्वासन देकर के आंदोलन खत्म कराने की कोशिश करेगी? देखिए, वो तो बार बार कहती है ना, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो उनकी तो आप उनका भाषण सुन ही लिए हैं। रही बात गारंटी, देखिए उसमें जो एक्ट में जैसी बात हुई थी, तो एक्ट में ये था कि एक्ट में प्रोविजन कीजिए, एक्ट में आप प्रोविजन कीजिए, चाहे मंडी के अंदर खरीदे चाहे मंडी के बाहर खरीदे, उस दाम से, चूंकि न्यूनतम है वो, तो न्यूनतम उतना मिलना चाहिए, उसके ऊपर चाहे जितना ज्यादा दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो इतना ही सा तो करना था। जब आप कहते हो था, है, रहेगा, तो फिर इतना सा कर दीजिए, समस्या तो नहीं है। लेकिन सरकार यदि करना चाहती तो ना, इस देश के अंदर सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है देश के अंदर, और पंजाब हरियाणा को यदि एक्सेप्शन है, और पंजाब हरियाणा को यदि हटा दिया जाए तो इसकी तादाद जो है 3% हो जाती है। मतलब हिंदुस्तान में ये हालत है। फिर आप कहते हैं तो सरकार तो देना नहीं चाहती ना वास्तविकता में, क्योंकि उसे लगता है शायद वो अपनी जेब से दे रही है। अरे भाई, ये आपका पैसा नहीं है, आपके बाप ने नहीं दिया है, ये पैसा हम सबका है। सुनीलम जी का है, अजय शुक्ला का है, अभिषेक कुमार का है, अरुणा सिंह का है। तो ये पैसा हम सबका है, हम अपने किसान को देना चाहते हैं। जब हम उसे सेस देते हैं, 0.5% सेस सरकार लेती है किसान कल्याण के नाम पे, तो क्या किसानों को फ्री में वो कोई चीज दे रही है? असल में तो कुछ नहीं फ्री में दे रही, वो घुमा के उसने कान पकड़े हुए। इधर यदि आपको 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के नाम पे दे रही, तो दूसरी तरफ उसने कारपोरेट और दूसरों के जरिए जिस तरह से खेल किया है, उसका है वो है। हमारे पैसे से अपनी राजनीति चमका रही है, अपने लिए वोट खरीद रही है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन कर रही है। तो साहब आप ये खत्म कीजिए, आप सिर्फ ये कीजिए, चमन्नी मत दीजिए किसान को। किसान भिखारी नहीं है, वो अपना सब खर्चा चला लेगा। उसका जो उत्पादन है, उसके उत्पादन का एक जो एमएसपी का तरीका है, जो तय हुआ था स्वामीनाथन आयोग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, उस तरह से आप तय कीजिए, हर साल तय कीजिए और तय करिए, उसको डिसाइड कीजिए टाइमली, और उसके बाद में जो उससे कम खरीदे या खरीदने की कोशिश करे उसे हवालात में डाल दी। अभी देखिए सारी चीजें हो जाएंगी। किसान आपसे न सम्मान निधि मांगेगा, न यूरिया में मदद मांगेगा, ना बिजली में मदद मांगेगा। साहब जो वाजिब दाम पे उसको बिजली दे दीजिए, वाजिब दाम पे आप उसको सारी चीजें उपलब्ध करा दीजिए, संसाधन उपलब्ध करा दीजिए। उसने यही बात तो की है। तो जब आप 2014 में सरकार में आए थे, आपने ये नहीं लिखा था कि शर्तों के साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। आपने लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो सब लागू कीजिए ना, सिर्फ वही लागू कीजिए, मत दीजिए कोई। वो भिखारी नहीं है, वो सम्मान से कहना जानता है कि मैं किसान हूं। तो आप ये समझिए, लेकिन आप उसे भिखारी बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि जब वो भिखारी बन के रहेगा तो आपका वोट बैंक बन जाएगा, आपसे डरेगा, उसे लगेगा कहीं ऐसा ना हो जाए। यह वजह है कि सरकार उसको देना नहीं चाहती और उस तरह से नहीं करना चाहती। वो कहती है मंडी बना दे, मंडी को तो हम थोड़ी खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर भी खरीद की छूट दे रहे हैं। तो भाई जब आप बाहर छूट देंगे और बाहर 1 रुपया ज्यादा में होगा, तो किसान तो बेचारा इतना मजबूर है कि वो 1 रुपया ज्यादा में मजबूरी में जाके बेचे। और जहां उसने बेचना शुरू किया 2 साल 3 साल, भाई बनिया तो घाटा नहीं उठाएगा, वो तो उसके बाद मंडी से बंद करके भाग जाएगा। और वो भाग गया तब तो वो भी कंपटीशन खत्म, एक ही प्लेयर रह गया। और एक प्लेयर रह गया तो फिर वो क्या करेगा? वो कहेगा नहीं, हम तो 10 रुपया देंगे। जी। तब आप क्या कर लेंगे? वो कहेगा मैं तो मंडी के अंदर खरीद नहीं रहा हूं, बाहर खरीद रहा हूं, बाहर ये लागू नहीं। तो पूरा खेल ये है कि कारपोरेट को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, और जो कारपोरेट के कुछ घरानों को जिनको इसमें एंट्री दी गई है,
वो इस पे किस तरह से पूरा एकाधिकार कर सके और फिर अपने हिसाब से उसे बेच सके, अपने हिसाब से निर्यात कर सके, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आप देखिए भंडारण की स्थिति, एफसीआई घाटे में क्यों चली गई, इतना बड़ा घाटा क्यों हो गया? सब घाटा तो सरकार की नीतियों के कारण हुआ है, एफसीआई के कारण नहीं हुआ है। उन नीतियों के लिए जिम्मेदार कौन है? भाई आप तो किसान की कन्नी मार के लाते थे। आप जब 1 कुंतल गेहूं खरीदते हैं तो आप कहते हैं नहीं इतना कर्जा कटेगा, आप ही कहते हैं। तो जब आप सारी चीज काटते हैं फिर आप कहते हैं इतना गीला है, इस कारण से इतना हो जाएगा, इसका ऐसे है तो ये हो जाए। तो ये सारी जो आपने चोर बाजारी कर रखी है, इन सबको बंद कीजिए। आप सीधे सीधे आइए, आप हमारे खेत से ले जाइए। तो आप हर गांव में एक जहां पर भी खलिहान होता है वहां पे आप लगा दीजिए और वहीं से आप तोलिए और ले जाइए। किसने मना किया? नहीं हमें चाहिए मंडी, तो आप ये या तो अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी, आप कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चीनी मिल वाले इलाकों में गांव गांव में कांटा लगा होता है जहां से गन्ने की फसल उठाई जाती है, उस प्रकार से आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि फसल उठाने के लिए जी सीधे बिल्कुल सीधे बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि आप ये करिए। क्यों उसको कह रहे हैं कि 10 दिन वो पड़ा रहता है मंडी में और इंतजार कर रहा होता है कि अब बिकेगा अब बिकेगा, और बारिश हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कोई बात आ जाती है, और उसके बाद में कहते नहीं तुम्हारा गेहूं तो गीला है, हम इतने नहीं इतने में करेंगे, ऐसे करेंगे। तो साहब उसको कांटा वो नहीं देंगे, ऐसे रहे क्यों रजिस्ट्रेशन करे? आप ये कहते हैं ना बाहर का इधर का उधर का आ गया बेच रहा है और कर रहा है। आप छोड़िए, जब आप गांव में ही आके खेत पे खरीदेंगे समस्या ही खत्म है। तब तो ये भी नहीं कह सकते कि चोर बाजारी की आड़ती का खरीद लिया गया और इसका नहीं खरीदा गया, क्योंकि आप चोरी बंद नहीं करना चाहते हैं, आप चोरी को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप एमएसपी देना नहीं चाहते असलियत में, क्योंकि वहां जाएंगे तो आपको सबको देनी पड़ेगी। आप तो ऐसे 6% में निपट रहे हैं, वो भी 6% में 3% में निपट रहे हैं। तो उन सारी स्थितियों को देखिएगा तो आप किसान को चाहते हैं कि वो असहाय मुद्रा में रहे, और जब असहाय रहेगा तो वो आपका वोट बनेगा और वो आपसे डरेगा। और यही सिर्फ नीति है और यही वजह है कि आप किसान को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। अजय शुक्ला जी, अगर अन्ना आंदोलन आपको याद हो तो उस आंदोलन के दौर में विलासराव देशमुख, कई कई कैबिनेट मंत्री, प्रणब मुखर्जी, विपक्ष में राज्यसभा में नेता थे अरुण जेटली, सबको लगाया गया था बातचीत करने के लिए। यहां तक कि मध्य प्रदेश से एक भैयू जी महाराज हुआ करते थे, उन्हें भी बुलाया गया था। तब जाकर के आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार ने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाया, संसद में चर्चा हुई। यहाँ न पार्लियामेंट में सरकार कोई चर्चा होने देना चाहती, ना ही किसी तरह के डायलॉग के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो आखिर सरकार इस देश में, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे मेहुल भाई, एक भगोड़े के लिए वो कहते हैं हमारे मेहुल भाई, दूसरी तरफ किसानों के लिए, उनसे बात करने के लिए उन्हें कोई भाई नजर नहीं आता। वन साइडेड कम्युनिकेशन जब होता है, आके रिकॉर्डेड स्पीच जब देनी हो दूरदर्शन पे या टेलीविजन चैनलों पे, किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। लेकिन ये इस तरह से क्यों नहीं होता कि किसान आंदोलन के जो नेता हैं, हमारे सुनीलम भाई, हमारे राकेश टिकैत भाई, सरकार को इतना अविश्वास क्यों है? क्योंकि ये आंदोलन जीवी है। हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री ने कहा है। तो साहब मेहुल उनके लिए भाई है, लेकिन ये आंदोलन जीवी है। मैं चूंकि आज संविधान दिवस है तो मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि हम अपनी उद्देशिका को 1 मिनट दोहरा लें, उसके शब्दों से फिर मैं आपको जवाब देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहां सुनिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, फिर से
व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फिर से सुनिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप समझ लीजिए कितना पवित्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हम आत्मार्पित करते हैं, हम सिंपल सिर्फ अधिनियमित और वो कर देने से नहीं है, और हम व्यक्ति की गरिमा का भी बात करते हैं, हम राष्ट्र में बंधुता की भी बात करते हैं, तब उसके साथ हम एकता की बात करते हैं। आप ये देखिए, आज हम 26 जनवरी को ही बैठे हुए हैं, आज ये सरकार संविधान दिवस मना रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन वहीं वो उन लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। जहां एकता अखंडता की बात है वहां वो तोड़ने का काम कर रही है, व्यक्ति की गरिमा गिराने की बात कर रही है, जिसके लिए भी बात करते हैं अपने अलावा सबको हे दृष्टि से निकृष्ट और जाने क्या क्या किस दृष्टिकोण से देखते हुए बात करते हैं। इसके बाद आप देखिए, समानता की बात ही नहीं है। एक को तो हम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने में तुले हुए हैं, सबसे बड़ी कंपनी बनाने में तुले हुए हैं, दूसरे तरफ जो हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने इस कोविड के दौरान आपकी अर्थव्यवस्था में अकेले वही थे जो आपको पॉजिटिव ले जा रहे थे, बाकी सब निगेटिव ले जा रहे थे, उनको हम बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और उसी कोविड में आप उनके लिए लॉ लेके आए। आप कहते हैं आप देंगे, आपकी औकात क्या है जो आप देंगे? आपने तो हमारा छीनने के लिए वो एक्ट बनाए और अब उन्हें खत्म करने के बाद कह रहे हैं आप देंगे। हमारी जो मांगे थी वो तो पीछे चली गई। अभी तो इसी पे लड़ाई चल रही थी कि साहब ये जो आपने हम पे लाद दिया ये ले जाइए, अपना वापस ले जाइए, हमें आपका उपहार नहीं चाहिए, हमें तो आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें आपकी एक सब्सिडी नहीं चाहिए। जो सिंपल सा फंडा है, हमको हमारी एमएसपी एक तय कर दीजिए, जो स्वामीनाथन आयोग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है उस हिसाब से उसको एक कानूनी जामा पहना दीजिए, उसमें कर दीजिए, काम खत्म है। लेकिन आप वो तो करना नहीं चाह रहे थे, और वो न करने के पीछे आपके बहुत सारी वजह है। तो आपके पास जो चीजें हैं वो इस तरह से है। और आज क्या हो रहा है, आपने अभिषेक बताया, अन्ना आंदोलन के दौरान उस समय की सरकार ने अपने तमाम मंत्री, तमाम सारे लोग, तमाम ऐसे लोग जो बीच में दोनों के प्रिय थे, दोनों के साथ मिलकर बात कर सकते थे, सबका इस्तेमाल किया कि जिससे एक लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकले। वो उनका दमन करने नहीं निकले थे, उन पे गोली चलाने नहीं निकले थे, उन्हें जंतर मंतर पे या वहां रामलीला मैदान पे या वहां प्रदर्शन करने से रोका नहीं था, अनुमति दी थी। आप तो दिल्ली में अपने देश की राजधानी में हमें घुसने नहीं देंगे क्योंकि हम किसान हैं। अजय शुक्ला जी उस वक्त त्रेहान साहब और उनकी टीम खुद ही पहुंच जाती थी। एक सेकंड, मैं आपकी की बात कर रहा हूँ जी। हाँ, ये त्रेहान साहब और उनकी टीम, नरेश त्रेहान और उनकी टीम पहुंच जाती थी अन्ना हजारे के स्वास्थ्य की जांच करने। आज यदि त्रेहान साहब या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर अगर किसान आंदोलन पर के स्थल पर गाजीपुर या सिंगू बॉर्डर पहुंच जाए, उसके हॉस्पिटल पर इनकम टैक्स और ईडी तमाम लोगों को भिड़ा दिया जाएगा। ये माहौल है इस देश में। इसमें मैं जो लोग जी अनुराग जी बोल दें फिर मैं बोलूं। करनाल में आपको पता लाठीचार्ज हुआ था, करनाल का, किसानों के ऊपर सिर फोड़े गए थे। मैं उन करनाल गई, मैं उन 5 किसानों से मिली और मैं दहल गई थी। आज भी वो वीडियो है और शेयर भी किया था मैंने। उन किसानों ने बोला कि उनका मेडिकल नहीं हुआ
और उनको सिर से खून बह रहा था और उनको सरकारी हॉस्पिटल से भगा दिया गया कि हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि किसान अगर घायल आएंगे तो आपका इलाज नहीं करना। ये व्यवहार किया जा रहा है इस देश में किसानों का। ये साक्षात किसानों के साथ ये हुआ। मैं वही अरुणा जी बता रहा हूं कि स्थिति ये है कि जिन्होंने पानी पीने की व्यवस्था करा दी थी उनके घर पे पुलिस घुस गई थी। पानी पीने की व्यवस्था, हमारे यहाँ कहा जाता है, धर्म में कहा गया है प्याऊ लगवाइए। और साहब ये स्थिति हुई थी। जिन लोगों ने पेट्रोल पंप बंद करा दिए गए थे कि वो नहीं देना है, डीजल नहीं देना है, पेट्रोल नहीं देना है, तो साहब ये स्थिति करी गई। और इसके बाद में उसी देश में जहां ये संविधान की उद्देशिका लिखी जाती है, उसके बाद आप देखिए स्थिति क्या होती है। आप किसान को एमएसपी देने पे जो खर्चा आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में सारी चीजें करके, वो आ रहा है 2 लाख करोड़ के अंदर का। और कारपोरेट का आप जो माफ कर देते हैं वो 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। और इसके बाद आप देखिए, आप किसान के मजबूत होने से कितना बड़ा रोजगार मिलता है और इस कारपोरेट के मजबूत होने से कितना रोजगार मिलता है। आपको यदि एमएसएमई के उद्योग आप करते हैं तो सबसे ज्यादा रोजगार देता है एमएसएमई। आप उसको मदद नहीं करना चाहेंगे, आप किसान को मदद नहीं करना चाहेंगे, आप तो चंद घरानों के लिए काम कर रहे हैं। और चंद घरानों के लिए काम करने का जो ये पक्षपाती नतीजा, मैं इसी पे जो आखिरी बता रहा हूं कि आप देखिए, जब शरद पवार ने यही काम करने की कोशिश की थी, उस कारपोरेट को मदद करने के लिए वो लेकर के आए थे कांग्रेस शासन में एक प्रस्ताव कि हाँ ये चीजें करी जाए। आप सोचिए, तब की कांग्रेस सरकार ने, बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूं कि तब की कांग्रेस सरकार ने सारी चर्चा सुनने के बाद में विपक्ष की बात को सराहा था और पूरी चर्चा कराई थी। और उस चर्चा के बाद जो नतीजा निकला उसने लागू करने से मना कर दिया था मनमोहन सिंह सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। तो ये बड़ी बात है। और आप क्या करते हैं, ना कोई चर्चा, ना कोई बात, ना अपने पुराने लीडर्स के जो वक्तव्य हैं, जो संसद में दिए गए वक्तव्य हैं, उन सब का किसी का भी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। अचानक आप प्रकट होते हैं एक तानाशाह की तरह और चीजें लागू कर देते हैं। अचानक आप बिल ले आते हैं, अजय शुक्ला जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। तानाशाही की पड़ चुकी है जी। अजय शुक्ला जी, अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस प्रकार से किसानों ने गुरूर तोड़ा है सरकार का, ना तो एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का आंदोलन गुरूर तोड़ पाया, ना यूपीएससी का जो सीसेट आंदोलन था वो इस सरकार का गुरूर तोड़ पाया। कहीं ना कहीं किसानों ने वो काम कर दिया जो गुजरात से दिल्ली तक कोई नहीं कर पाया। जो इस देश में धारणा बनी हुई है कि 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती मिलकर खरीद रहे हैं, लूट रहे हैं इस देश की संपदा को, किसानों ने चेक एंड बैलेंस लगाने की शुरुआत कर दी। क्या आपको लगता है कि ये चेक एंड बैलेंस की शुरुआत जो है, ये सिर्फ भाजपा और संघ परिवार की मानसिकता के ऊपर हुआ है, या आगे आने वाली किसी भी सरकार के लिए एक नजीर है कि सरकार आम आदमी को मुगालते में रखकर कॉर्पोरेट फ्रेंडली और कॉर्पोरेट के पेरोल पे चलने वाली विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इस देश के जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनके पेरोल पे चलने वाली क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार को आगे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब गार का मामला आया था मनमोहन सिंह के टाइम में, आपको याद होगा, जनरल एग्रीमेंट और वो टैरिफ अवॉइडेंस का जो पूरा मामला था, जो मामला है, उस वक्त से बातें चल रही थी कि सरकारें क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती जा रही है। लेकिन उस वक्त जो शुरुआत की बात की जा रही थी, आज तो पीक पे पहुंच चुका है मामला। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। किसानों ने एक बाउंड्री खड़ी कर दी है और वो बाउंड्री निश्चित रूप से आने वाली सरकारों के लिए एक नजीर होगी। लेकिन आप इस सरकार से उम्मीद नहीं करते, मैं नहीं उम्मीद करता हूं और मुझे नहीं लगता है कि इससे भी ये कोई सबक सीखेंगे, और ना सीख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब मिलना होता है, उनके अंदर के लोगों से मिलना होता है, वो इसको इस तरह से ले रहे हैं कि अभी चूंकि चुनाव है, देखेंगे उसके बाद में कैसे करना है, उसको नए रूप में नई चीजें देखी जाएंगी। हम किसान से नहीं डरते, अभी हमें चुनाव बस निकालना है। इस दृष्टिकोण से हम ये देख रहे हैं कि कैसे, क्योंकि यदि चुनाव रहेगा और सरकार बनेगी
तभी हम कारपोरेट को उतनी हेल्प कर पाएंगे और कारपोरेट हमें कर पाएगा, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सारा फंडिंग जो है कारपोरेट कर रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है। मैं इसमें एक चीज के लिए अभिषेक जी अप्रिशिएट करूंगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने इन सारे मसलों पर खुलकर बोला है, इतना खुलकर बोला है, इतना देश में किसी अन्य राजनीतिक नेता ने नहीं बोला है, और बिल्कुल स्पष्ट बोला है। चाहे चीन के मुद्दे रहे हो, चाहे किसान के मुद्दे रहे हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा रहा हो, चाहे जो भी, राहुल गांधी ने तो यह तक कहा है यदि हमारी सरकार आएगी तो पहला फैसला किसानों को ही लेकर होगा। तो सबसे बड़ी बात थी उस समय में ये बोलना, जिस समय में सारे डरे हुए थे, वो बड़ी बात थी। लेकिन किसानों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, मजबूती से लड़ी, और उन्होंने एक नजीर स्थापित की है कि वो यदि सभी अपनी अपनी बातों को लेकर के इसी तरह से आए और समाज को जोड़ करके गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़े, तो निश्चित रूप से सत्याग्रह होगा और अंग्रेज भारत छोड़ेंगे। अब चाहे वो गोरे अंग्रेज हो चाहे काले अंग्रेज हो।